ओम ओम वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। चले देश अन्याय से निष्दिन दूर रही, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, कुछ प्रेम सुधार हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवायिक फाउंडेशन उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अनिता जैन जी उपस्थित हैं, नमस्ते सर। फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और आज के क्लास की फैकल्टी भी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में ए.के. तिवारी जी उपस्थित हैं, समवायिक फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और हमारे आज के फैकल्टी भी हैं सेकंड सत्र के। हमारे बीच में गरिमा भारद्वाज जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में कमल कुमार कपिल जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत। नमस्कार, उन्होंने ज्वाइन किया है। हमारे बीच में दीपा मदान जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अरुण कुमार पाठक जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सत्यवती कुकरेती जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच चौधरी जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीलम गौर जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में दीपा जी हाँ दीपा जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है जी। अन्य कोई अगर किसी ने ज्वाइन किया है, शीतल, हमारे बीच में शीतल बौसुपिया जो उपस्थित हैं, वो हमारे समवायिक फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। थैंक यू सर। इसके अतिरिक्त अन्य किसी ने अगर ज्वाइन किया हुआ है तो उनका भी स्वागत है। हमारे बीच में संजय कुमार जी उपस्थित हो गए हैं, उनका स्वागत है। सर हमारे बीच में ममता बगाड़िया जी उपस्थित हो गई है, उनका स्वागत है। तो हम लोग समवायिक फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्युप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं।
वहां की मनीषी ब्रह्मलीन एमपी खेमका सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को ये दर्जा मिला हुआ है, ऊंचा दर्जा मिला हुआ है। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। उसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने का हमारा सपना है, और हमें विश्वास है कि यह विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा बल्कि समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। हम लोग पिछली बार हमारे बीच में सुदेश मलिक जी उपस्थित हो गई हैं, उनका भी स्वागत है। तो हम लोग अभी चाइनीज के सेकेंड सेमेस्टर पर चर्चा कर रहे थे। हम लोग सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 को एक साथ लेके चल रहे हैं। सेमेस्टर 1 हमारा लगभग 16 फरवरी के आसपास समाप्त होने वाला है। उसमें जिन लोगों ने सेमेस्टर 1 के लिए 2 जनवरी से ज्वाइन किया था, उनसे पुनः रिक्वेस्ट है कि वो अपने संबंध में जो विवरण मांगा गया है हमारे ग्रुप में, वो भिजवा दें अलॉन्ग विद फोटो। उनको अपने संबंध में अगर पुराने स्टूडेंट हैं वो, तो उनको एनरोलमेंट नंबर देना है, अदरवाइज नहीं देना है। जो सेकेंड सेमेस्टर में जो लोग हैं, वो लोग 20 फरवरी के आसपास अपने विवरण जरूर दे देंगे, सो दैट कि हम लोग उनका समय से सर्टिफिकेट, ऑनलाइन पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट जारी कर सके। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे अभी पिछली बार संबंधित डिजीज की, जिसके संबंध में अनिता जैन जी ने कल पूरा आपके साथ विचार विमर्श किया था। आज उसी कड़ी है आगे, तो पुनः उनका, अनिता जैन जी का स्वागत है और हम उनको क्लास हैंडओवर कर रहे हैं। ये टेटाइज 7 का डिफिशियंस की से संबंधित रोगों के प्रकार है, चैप्टर 5 है। तो हम लोग आगे शेयर करते रहे। अनिता जी। नमस्ते सर, थैंक यू सर, और सभी गुरुओं को प्रणाम। नमस्ते मैम। हमने कल की से रिलेटेड जो रोग हैं और डेफिशिएंसी ऑफ की और थिंकिंग ऑफ की के बारे में हमने कल चर्चा की थी। अब उससे आगे चलते हुए अब आज हम करेंगे कोलैप्स ऑफ की। थिंकिंग ऑफ की हो चुका है, अब आज बात करेंगे अपन कोलैप्स ऑफ की। तो कल मैंने एक एग्जांपल दिया था जिस तरह से गिलास में पानी का, कि बिल्कुल जब लो बॉटम पे जब वो आ जाता है, तो उस तरह से ऊर्जा का हमने एक मेजरमेंट लिया था कि बिल्कुल जब नीचे हो जाती है तो वो कोलैप्स ऑफ की में शामिल हो जाती है। उसमें पेशेंट को बहुत वीकनेस होने लगती है। और कोलैप्स 2 ऑर्गन में होती है, हार्ट में और लार्ज इंटेस्टाइन में। तो कोलैप्स ऑफ की जब 50% से इससे भी और कम हो जाए तो उसको कोलैप्स ऑफ की में शामिल करते हैं। ये इमरजेंसी की तरह सिम्टम्स इसमें आते हैं। रोगी बेहोश हो जाता है। इसमें सबसे पहले रोगी का पसीना रोकना चाहिए। अगर पसीना लगातार बहता रहेगा तो उसमें पेशेंट को रक्त की कमी हो जाएगी, इसलिए पसीने को रोकना बहुत जरूरी है। एवं डिफेंसिव की भी उसकी वीक हो जाएगी। डिफेंसिव की जो शरीर की रक्षा करती है, लंग्स की जो बनाती है, उसमें वो भी अपनी वीक हो जाएगी उसके अंदर। तो कोलैप्स ऑफ की 2 प्रकार की होती है, हार्ट यांग कोलैप्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन कोलैप्स। तो लार्ज इंटेस्टाइन की भी कोलैप्स होती है। हार्ट यांग डेफिशिएंसी जब बहुत ज्यादा दिनों तक रहती है तो हार्ट यांग कोलैप्स हो जाता है। यांग का मतलब होता है फंक्शन। अगर हार्ट का फंक्शन अगर वीक कमजोर हो जाएगा और अगर उसकी की कोलैप्स हो जाएगी तो रोगी को इमरजेंसी कंडीशन होने मतलब इमरजेंसी कंडीशन आएगी उसको। उसके ऑक्सीजन की कमी के कारण होंठ नीले पड़ने लगेंगे, बहुत तेज पसीना आएगा और रोगी कभी कभी उसमें कोमा में भी चला जाता है। हाथ पैर ठंडे होने लगते हैं, धड़कन बढ़ जाती है और वीक जो सांस होती है वो बहुत वीक हो जाती है। और जीभ भी वो रोगी नहीं निकाल पाता, उसकी जीभ बहुत छोटी हो जाती है। रोगी को उसको बाहर निकालने में बहुत दिक्कत होती है। और हार्ट यांग की सीवियरिटी के कारण हार्ट यांग कोलैप्स होने लगता है, क्योंकि उसका फंक्शन वीक हो रहा है। ये क्यों होता है?
कि अधिक संभोग करने से, अत्यधिक काम करने से, या अन्य कोई क्रॉनिक रोग हो उसके कारण भी हार्ट यंग कोलैप्स हो जाता है। तो हार्ट यंग कोलैप्स की कंडीशन में हमको ये पॉइंट देने पड़ेंगे: P6, CV4, CV6, CV8, GB4, ST36, UB15, UB23, गवर्निंग वेसल्स 14 और 20। इन सभी को जब हम टोन करेंगे तो जो हार्ट यंग की कंडीशन है, कोलैप्स की कंडीशन है, वो कवर होने लगेगी, रिकवर होने लगेगी और रोगी को धीरे धीरे उसमें सुधार होने लगेगा। लार्ज इंटेस्टाइन की कोलैप्स, स्प्लीन, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि पूरा जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है उसमें सभी में जब की कम हो जाती है और सिंक होने लगती है तो लार्ज इंटेस्टाइन की कोलैप्स होने लगती है। मतलब उससे पहले हमको इन सब चीजों में भी की कम होने लगेगी, वो हमें बॉडी सिम्टम्स देती है उस तरह के। अगर हमने ध्यान नहीं दिया उन सब चीजों पे तो धीरे धीरे वो लार्ज इंटेस्टाइन की कोलैप्स की तरफ वो बढ़ने लगेगा। उसके सिम्टम्स हैं: गुदा बाहर निकल जाती है, बवासीर हो जाता है, रोगी को पुराना डायरिया हो जाता है। ये सारे सिम्टम्स आप देखिए कि स्प्लीन वीक जो हो गई है, जो की ऊपर की तरफ जाती है, उसमें सारा होल्डिंग पावर है, वो सारे जो होल्डिंग प्रॉब्लम्स है वो सब आने लगती है। ये गुदा बाहर निकलना, बवासीर होना और पुराना डायरिया, डायरिया मतलब लूज मोशन होना भी स्प्लीन की सिंकिंग का ही एक सिम्टम है, स्प्लीन की डेफिशिएंसी और उसका सिम्टम है। शौच के बाद बहुत थकान होना और कमजोरी होना, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, भूख बंद हो जाती है, रोगी गर्म पेय पदार्थ पीना चाहेगा और पेट की मालिश करना चाहेगा। पेट की मालिश इसलिए कि जब वो सारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल वीक है तो वहां पर उसको थोड़ा आराम मिलेगा उन सब चीजों से, तो इसलिए वो मालिश भी करवाना चाहेगा। लार्ज इंटेस्टाइन की कोलैप्स में बड़ी आंत में ऊर्जा बहुत ज्यादा कम हो जाती है, इसी कारण रोगी को शौच के बाद कमजोरी महसूस होने लगती है। तो जब हम अगर ये SP3, ST25, ST36, CV4, गवर्निंग वेसल्स 20 और UB20 एंड 21 पॉइंट को हम टोन करेंगे तो लार्ज इंटेस्टाइन जो कोलैप्स हो रही है उसकी की कोलैप्स हो रही है उसमें इंप्रूवमेंट होने लगेगा और बाकी की गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल के जितने भी और ऑर्गन है उनको भी हमको देखना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग और भी पॉइंट हमें ऐड करने पड़ेंगे। मैम ये टोन करना है इनको? हाँ, इन सबको टोन करना है क्योंकि की बहुत कोलैप्स हो रही है ना, जब एनर्जी बिल्कुल ही लो हो गई है तो उसको हमें टोन ही करना पड़ेगा। और CV4 बोला आपने, इसमें CV6 लिखा हुआ है। हाँ नहीं, CV4 बोला कि चलो CV6 है एक्चुअल में। ठीक है। हाँ, CV6, GB20, गवर्निंग वेसल्स 20, UB20 और 21, इन सबको हमें टोन करना पड़ेगा। तो गवर्निंग इसकी लार्ज इंटेस्टाइन की कोलैप्स जो हो रही है उसमें इंप्रूवमेंट धीरे धीरे आने लगेगा। अब स्टैग्नेशन ऑफ की, स्टैग्नेशन का मतलब होता है रुकावट। जो रुकावट हो रही है उसमें हमको किस तरह के फंक्शन मिलेंगे? जब की अपने मार्ग से कहीं पर किसी बाधा की वजह से अवरुद्ध हो जाती है, मतलब कोई भी उसमें अवरोध आ गया है, उसकी वजह से वो की जो रुक गई है उसको स्टैग्नेशन ऑफ की कहेंगे। उसमें क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं? डिस्टेंशन ऑफ हाइपोकॉन्ड्रियम, डिस्टेंशन ऑफ एपिगैस्ट्रियम, डिस्टेंशन ऑफ थ्रोट, डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन, डिस्टेंशन ऑफ हाइपोगैस्ट्रियम, पेन दैट मूव्स एंड प्लेस टू प्लेस, मतलब जगह जगह वो स्थान बदलने वाला हमको बॉडी में पेन होने लगेगा। एब्डोमिनल मासेस दैट अपीयर एंड डिसअपीयर, मतलब पेट में जो मांस की जो गांठें बनती हैं वो हमें दिखने लगेंगी, पर वो कभी दिखेंगी और कभी नहीं दिखेंगी, वो कभी कभी गायब भी हो जाएंगी। मेंटल डिप्रेशन, ग्लूमी फीलिंग्स, ग्लूमी का मतलब होता है निराशाजनक, मतलब सैडनेस रोगी को आने लगेगी। मूड स्विंग, कभी वो खुश होगा और कभी वो दुखी हो जाएगा, इस तरह के उसको सिम्टम्स मिलने लगेंगे स्टैग्नेशन ऑफ की में। अब स्टैग्नेशन किस किस में हो जाती है? सबसे ज्यादा लीवर में हमको स्टैग्नेशन देखने को मिलती है। तो लीवर की स्टैग्नेशन के 5 प्रकार होते हैं।
तो पांचों प्रकार में मुख्य रूप से लीवर की स्टैग्नेशन छाती के नीचे हाइपोकॉन्ड्रियम में तनाव व दर्द के रूप में दिखता है। कभी कभी लीवर की छाती में स्टैग्नेट होने लगती है और रोगी के छाती में भरापन सा भारी भारी सा लगने लग जाता है और रोगी ऐसे मतलब दुखी सा रहेगा, टसकता रहेगा और इस तरह का परेशान वो रहेगा। जब वो लीवर की स्टैग्नेशन होती है तो डायफ्राम में होती है वो, तो रोगी को हिचकी भी आने लगती है। ये सारे स्टैग्नेशन, जो लीवर की स्टैग्नेशन स्टैग्नेट होती है, उसके ये सारे सिम्टम्स हैं। अब जब लीवर की स्टैग्नेशन होती है तो उसके जो सिम्टम्स हैं वो किस तरह आएंगे? डिप्रेशन होगा, मेलनकोलिया होगा और मूड स्विंग होगा। इस तरह के उसमें सिम्टम्स आने लगेंगे। दूसरा है, जब लीवर की स्टैग्नेट होती है वो स्टमक पर आक्रमण कर देती है। हमने शुरू में देखा था कि लीवर की स्टैग्नेशन ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर और साइड से बीच में आती है, बीच से साइड में आती है। इस तरह का वो उसकी हर तरफ मूविंग रहती है, मतलब वो एक आजाद पंछी की तरह वो पूरे उसमें अपनी इच्छा से वो घूमती रहती है। तो जो भी वीक होगा इस ऑर्गन, उस पर वो कई बार वो अटैक कर देती है, तो उसको उस तरह की परेशानियां उसमें उस ऑर्गन से रिलेटेड और लीवर से रिलेटेड कुछ सिम्टम्स आने लगेंगे। तो जब लीवर की स्टमक पर आक्रमण कर देती है तो हमें इस तरह के सिम्टम्स दिखेंगे: नौशिया, वॉमिटिंग, नो एपेटाइट, बेल्चिंग एंड एपिगैस्ट्रियम पेन। हमें इस तरह के उसमें जब स्टमक पर आक्रमण होगा तो ये डिफरेंस हम कर पाएंगे कि ये किस पर आक्रमण कर रही है। तो ये जो स्टमक पर आक्रमण करेगी तो हमें इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। और जब लीवर की स्टैग्नेट इंटेस्टाइन पर आक्रमण कर देती है तो रोगी को बर्बरी गम्स, पेट में गुड़गुड़ाहट होगी। लीवर की स्टैग्नेशन स्प्लीन पर भी आक्रमण कर देती है तो रोगी को लूज मोशन हो जाते हैं। लीवर की स्टैग्नेट जब गले पर आक्रमण करती है तो रोगी को लगता है कि गले में गांठ होकर गला रुक गया है उसका, और उसको निगलने में भी दिक्कत होने लग जाती है। रोगी को मानसिक स्थिति ठीक होने पर गले का अवरोध अपने आप ठीक हो जाता है। जब स्टैग्नेशन थोड़ी बहुत ठीक होने लगती है तो ये सिम्टम्स अपने आप थोड़े बहुत कम होने लगता है। मानसिक स्थिति ठीक ना होने पर गला अवरुद्ध हो जाता है। रोगी अपने को दुखी तथा मानसिक रूप से घायल मानता है, क्योंकि उसको वो डिप्रेशन की सी कंडीशन उसको होने लगती है। थोड़ा थोड़ा माइंड पर भी उस चीज का इफेक्ट होता है लीवर की का। एक्चुअल में लीवर की स्टैग्नेट जब कॉन्सेप्शन वेसल्स एंड चोंगमो, ये ईओवी की एक वेसल्स है, चोंगमो पर जब आक्रमण कर देती है तो हमें प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम्स, पीएमएस बोलते हैं उसको शॉर्ट में, पेनफुल पीरियड, पेन इन ब्रेस्ट एंड बिफोर पीरियड एंड इरेगुलर पीरियड, हमें इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जब वो चोंगमो और कॉन्सेप्शन वेसल पर अटैक करती है। तो उसके ये पांचों अवस्थाओं के, इन सभी अवस्थाओं के जो पॉइंट्स हैं वो ये हैं: P6, लीवर 3, लीवर 13, लीवर 14, गॉल ब्लैडर 34 एंड TW6। और ये पॉइंट माइग्रेन में जब ब्रेन पर अटैक करती है, ये लीवर की स्टैग्नेशन जब ब्रेन पर अटैक करती है लीवर, तो तब भी ये पॉइंट्स ही हमें यूज करने हैं। तो इन सबको सीडेट करेंगे हम, और इन पॉइंट्स को मैंने कई पेशेंट्स पे यूज किया है और बहुत इफेक्टिव पॉइंट्स हैं। अब आती है स्मॉल इंटेस्टाइन की स्टैग्नेशन। लीवर की स्टैग्नेट जब स्मॉल इंटेस्टाइन पर आक्रमण करती है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में की का स्टैग्नेशन होकर के हमें तलपेट में दर्द होगा और वो पीछे तक चला जाएगा। तलपेट नाभि से नीचे का जो पार्ट होता है उसको तलपेट एरिया है वो वाला, तो वहां पर हमको पेन होगा और वो पीछे तक चला जाएगा। पेट में गुड़गुड़ाहट होगी, नीचे दुर्गंधित अधोवायु निकलने लगेगी और अंडकोशों में दर्द होने लगेगा। ट्रीटमेंट इसमें होगा लीवर 3, लीवर 13, गॉलब्लैडर 34, ST27, ST29, ST39 और SP6, इन सबको हम सीडेट करेंगे। तो हमें स्मॉल इंटेस्टाइन की स्टैग्नेशन में हमें जो हो रही है पेशेंट को, उसमें बेनिफिट मिलने लगेगा। अब आता है स्मॉल इंटेस्टाइन की ऑब्स्ट्रक्शन। ये स्टैग्नेशन है, अपन को इन तीनों चीजों को देखना होगा कि तीनों डिफरेंट हैं,
है स्मॉल इंटेस्टाइन का ही, पर एक में स्टैग्नेशन है और ये ऑब्स्ट्रक्शन है। ऑब्स्ट्रक्शन माने रुकावट, ये भी रोक रहा है, ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है, वो बिल्कुल रुक गई है। जैसे इसमें तो स्टैग्नेशन में तो ये हुआ कि थोड़ा बहुत, स्टैग्नेशन का मतलब हुआ कि मतलब वो रुक रही है थोड़ी थोड़ी, और वो बिल्कुल रुक गई है, ऑब्स्ट्रक्ट हो गई है। तो जब वो स्टैग्नेशन ऑब्स्ट्रक्ट होने लगेगी तो स्मॉल इंटेस्टाइन में अपेंडिक्स का पेन भी होने लग जाता है उसके अंदर। और उसमें ये पॉइंट देंगे हम ST25, 39, CV6, गॉलब्लैडर 34, लीवर 3 और SP6, इन सबको जब हम सीडेट करेंगे तो जो अपेंडिक्स का पेन होता है उसमें हम लोगों को बहुत आराम मिलने लगेगा। अब हो गया कॉन्ट्रावेक्शन। कॉन्ट्रावेक्शन का मतलब है स्मॉल इंटेस्टाइन की ऊर्जा उल्टी चलने लगी है। तो जब सामान्य ऊर्जा प्रवाह पथ को छोड़कर गलत दिशा की ओर प्रभावित होने लगती है तो उसमें की का कॉन्ट्रावेक्शन होने लगा है। ऊर्जा के मार्गोल्लंघन का एक इसमें चार्ट दिया हुआ है, अब हम पीछे उस पर चर्चा करेंगे। तो कॉन्ट्रावेक्शन ऑफ की जो होती है वो किस किस ऑर्गन में होती है और उसके किस किस तरह के सिम्टम्स हैं वो हमें यहाँ पर दिए हुए हैं। तो जब उसमें स्टमक में कॉन्ट्रावेक्शन होगा, जो ऊपर से नीचे की तरफ चलती है पर वो नीचे से ऊपर की ओर चलने लगी है। खाने का जैसे हमने एक एग्जांपल दिया कि एसोफेगस से होते हुए जब वो स्टमक में जाती है, तो अगर वो ही उल्टा हो गया तो हमें क्या होगा, डकार आएगी, हिचकी आएगी, मिचली होगी और वमन होगा, मतलब वॉमिटिंग भी होगी। तो उसमें हमें P6, SP6, CV10, CV13 और ST36 इन सबको हमें सीडेट करना होगा। और जब हम इनको सीडेट करेंगे तो वो सारी प्रॉब्लम्स हमको होने। P6 इसमें TW और पेरिकार्डियम का कनेक्टिव पॉइंट है, लियो कनेक्टिव पॉइंट है, और SP6 है वो ST और स्प्लीन का लियो कनेक्टिव पॉइंट है। CV10 SI और SP का लियो कनेक्टिव पॉइंट है। इस तरह से इन सबको कनेक्टिव पॉइंट और अर्थ पॉइंट को लेकर के, जो स्टमक का अर्थ पॉइंट है उसको लेकर के इस तरह से इसमें भी प्रोटोकॉल बनाया गया है। अब आता है स्प्लीन। स्प्लीन की जैसे नीचे से ऊपर की ओर जाती है और फिर ये ऊपर से नीचे की ओर जाने लगेगी, तो हमें इसमें लूज मोशन, बवासीर और प्रोलैप्स ऑफ ऑर्गन एंड हर्निया एंड वेरिकोज वेन्स, इस तरह की प्रॉब्लम हमें होने लगी। क्योंकि ये स्प्लीन होल्डिंग पावर है होती है इसमें, अगर फिर ये इन सब चीजों को होल्ड नहीं कर पा रही है और उसकी जो एनर्जी है वो बहुत वीक हो गई है, इसलिए इसमें इन सभी को टोन किया जाएगा, इन इसके पॉइंट्स को। तो गवर्निंग वेसल्स 20, गवर्निंग वेसल्स 1, CV6, CV12, SP3, SP6, SP9, UB20 एंड 21 और ST36 और ST21 को टोन करेंगे। तो ये स्प्लीन सिंकिंग के पॉइंट्स हैं सभी, इन सबको हमें टोन करना होगा तो हमें इसमें बेनिफिट मिलने लगेगा। अब नीचे से ऊपर जाने में कमजोर, मतलब वो इतनी वीक हो गई है कि वो नीचे से ऊपर नहीं जा पा रही है, वो वीक हो गई है, उसमें भी बवासीर, वेरिकोज वेन्स और यूरिन को होल्ड नहीं कर पाएगी वो, तो उसमें भी हमें ये स्प्लीन सिंकिंग के ही पॉइंट देने होंगे। तो दोनों में ही हमें इन सब चीजों को टोन करना पड़ेगा, तो उसमें पेशेंट को बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अब आता है लंग्स पे। लंग्स पे जब अटैक कर दिया, ओ सॉरी, कॉन्ट्रावेक्शन हुआ, तो वो जो ऊपर से नीचे की ओर जो ऊर्जा आती है वो नीचे से ऊपर की ओर चलने लगेगी, तो लंग्स में जो प्रॉब्लम आती है, जैसे खांसी आएगी, सांस का रोग होने लगेगा, सांस छोड़ने में परेशानी के साथ साथ खांसी भी आएगी, अस्थमा जैसे इसमें सिम्टम्स हमको आने लगेंगे। इसमें कुछ पॉइंट टोन है और कुछ पॉइंट इसमें सीडेट है। तो LU1, LU5 और LU7, LU10 और LU11 इन सबको हमें सीडेट करना होगा। ये वाटर पॉइंट, लियो कनेक्टिंग पॉइंट, हीट पॉइंट और फ्रंट, ये इसके, हाँ, ये हीट पॉइंट और वुड पॉइंट, इन सबको हमें सीडेट करना है। और स्टमक का फ्रंट शू पॉइंट जो है उसको हमें टोन करना है। CV17 एंड CV22 को सीडेट करना है इसमें, और UB13 और ST40 को हमें सीडेट करना है। इस तरह से हम इनको देंगे तो
इसके अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। अब आता है किडनी। किडनी की ऊर्जा ऊपर से नीचे की ओर डाउनवर्ड होती है जब वो नीचे से ऊपर की ओर नहीं जा पाती है। हमने पहले एक देखा था कि वो जो लंग्स की ऊर्जा जो जब नीचे आती है और फिर जब किडनी उसको अपने पास कुछ टाइम रख करके जब उसको ऊपर की तरफ भेजती है तो सांस लेने में हमको वो हेल्प करती है। तो ये वाली क्रिया जब नहीं होगी तो किडनी जो सांस लेने में हेल्प करती है वो नहीं कर पाएगी, तो उसमें सांस लेने में परेशानी होगी, पर उसमें खांसी नहीं आएगी। हमको ये डिफरेंस इसमें दिखेगा कि इसमें खांसी नहीं आएगी पर पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी। तो K6, K3, K6, K7, LU7, ST36, UB23, governing vessels 4, governing vessels 12, CB6, CB17 और K25 को हमें इसमें टोन करने पड़ेगा। तो जो सांस लेने की परेशानी है वो ठीक होने लगेगी। अब आता है हार्ट का। हार्ट की ऊर्जा ऊपर से नीचे की ओर जाती है, फिर ये नीचे से ऊपर की ओर चलने लगी अगर, क्योंकि की का मार्गोल्लंघन हो रहा है, यहाँ पर हम उसके बारे में ही बात कर रहे हैं सारी। तो मानसिक बेचैनी होने लगेगी, रोगी को नींद नहीं आएगी और डिप्रेशन जैसा वो रोगी फील करने लगेगा। तो उसके लिए हमें इसमें भी कुछ पॉइंट टोन करने पड़ेंगे और कुछ सीडेट करने पड़ेंगे। तो H7, H8 और H9, CV17 इनको हम सीडेट करेंगे और SP6, K6 इनको हम टोन करेंगे। जो नीचे से ऊर्जा भेजने में जो काम आते हैं, मतलब यानी K6 जो है वो नीचे से ऊपर ऊर्जा भेजने का काम करता है, इसलिए हमें इसको टोन करना पड़ेगा। और जो SP6 है वो मीटिंग पॉइंट है, लीवर, स्प्लीन और किडनी का मीटिंग पॉइंट है, इसको भी हमें टोन करना पड़ेगा। तो इसमें ये तीनों जो मेरिडियन है उन पे वो वर्क करेगा। तो इस तरह से हम इनको पॉइंट को हम लगाएंगे तो ये जो प्रॉब्लम हो रही है पेशेंट को वो नहीं होगी इसमें। अब आता है लीवर। नीचे से ऊपर की ओर जाती है, तो जब वो ऊपर की ओर वेग से जाने लगेगी और भी तेजी से जाने लगेगी, मतलब जो नीचे की जो स्पीड, नीचे से ऊपर जाने की जो स्पीड है वो उससे भी डबल स्पीड से वो जाने लगेगी। आप देखिए इसमें डबल एरो लगा हुआ है, वो एक्सेसिव अपवर्ड हो जाएगी वो। और जब वो एक्सेसिव अपवर्ड हो जाएगी तो इसमें हेडेक, इरिटेशन और वर्टाइगो होने लगेगा। इस तरह के इसमें हमें सिम्टम्स आने लगेंगे क्योंकि वो एक्सेसिव की हो गई है। डायरेक्शन वही है जो लीवर की का होता है, पर वो बहुत तेजी से जा रही है। उसको हमें, इसके लिए हमें लीवर 3, TW5 सीडेट करना होगा, SP6, K3 टोन करना होगा, गॉल ब्लैडर 6, 8 और 9, 20 और 38 को सीडेट करना होगा, और 43 और ताइयांग उनको भी हमें सीडेट करना पड़ेगा। तो हमें इन सब चीजों का रिजल्ट मिलने लगता है। अब आड़े चलकर आमाशय पर आक्रमण करना। जब लीवर की स्टैग्नेशन, जो स्टमक की जो हॉरिजेंटली चलती है जो की, उसमें जब वो अटैक कर देती है तो उसमें डकार, मिचली और वॉमिटिंग जैसे हमको वो सिम्टम्स मिलेंगे। उसके लिए हमें पॉइंट है लीवर 13, लीवर 14, गॉलब्लैडर 34 सीडेड, CB10, CB13, ST36 और UB21 टोन करेंगे इस वाले ट्रीटमेंट में। अब आता है C नंबर का, आड़े चलकर प्लीहा पे आक्रमण करना। प्लीहा मतलब हॉरिजॉन्टली स्प्लीन पर जब वो आक्रमण कर देती है तो हमें लूज मोशन की प्रॉब्लम हो जाती है पेशेंट को। तो उसमें लीवर 3, 13, 14, गॉलब्लैडर 34 को हमें सीडेट करना पड़ेगा और ST36, SP6, CB6 और CB12 को हमें टोन करना पड़ेगा। थोड़े थोड़े पॉइंट का डिफरेंस है, हमें ये सब चीजें, क्योंकि ये ऑर्गन के अकॉर्डिंग हो रहा है तो हमें उसमें कुछ पॉइंट लेस करके और कुछ पॉइंट ऐड करके हमको इस तरह से प्रोटोकॉल बना हुआ है। अब आता है आड़े चलकर छोटी एवं बड़ी आंत पर आक्रमण करता है, तब हमें क्या होता है, उसमें ड्राई स्टूल हो जाएगा, क्योंकि लीवर ही विंड है वो स्टूल को सुखा देती है, उसमें आड़े चलने लगती है, उसपे उसके जो स्मॉल इंटेस्टाइन और उसके फंक्शंस हैं वो रुक जाते हैं सिस्ट में। तो ST36, SP6, K6, CV4 इन सबको हमें टोन करना पड़ेगा। K6 रेक्टम से संबंधित पॉइंट है, इसलिए इसमें इसको लिया हुआ है।
क्योंकि अर्थ पॉइंट और sp6 जो है वो पेल्विक ऑर्गन को भी का डिस्टल पॉइंट है, तो उसको इन डिस्टल पॉइंट को भी लिया है और जो रेक्टम से संबंधित पॉइंट है उसको लिया हुआ है। एक आता है ऊपर से नीचे की ओर, जब डाउनवर्ड होने लगती है तब हमें इसमें यूरिन में जलन, बर्निंग इन यूरिनेशन, जब हम यूरिन के लिए जाते हैं तो उसमें बर्निंग जैसी फील होती है, जलन जैसी फील होने लगती है, उसके लिए पॉइंट है लीवर 2, लीवर 4, CV2, 3, 4 ये सीडेड होंगे, और sp6, sp9, k3, k6, ub22 और 28 इनको हमें टोन करना पड़ेगा। अब आता है बड़ी आंत, जो नीचे से ऊपर की ओर जाती है, पर नीचे से ऊपर की ओर जाने में कमजोरी, उसमें वीकनेस आ गई है, तो वो प्रॉपरली नीचे से ऊपर की ओर नहीं जा पा रही है। जैसे स्प्लीन की ऊर्जा है वो नीचे से ऊपर नहीं जा पा रही है, ऐसे ही बड़ी आंत की भी ऊर्जा नीचे से ऊपर जब नहीं जा पा रही है तब वो बहुत वीक हो गई है। तो उसमें क्या सिम्टम्स आएंगे? लगातार पतले दस्त होंगे, प्रोलैप्स ऑफ ऑर्गन होने लगेगा, एनस और प्रोलैप्स हो जाएगा, हेमरॉइड्स हो जाएंगे, और शौच के बाद जो थकावट होती है वो भी आने लगेगी। तो उसमें ये पॉइंट हमको टोन करने पड़ेंगे, sp3, sp36, sp25, sp36, ub20, 21, cv6, cv1 और गवर्निंग वेसल्स 20 एंड 1, इन सबको हम जब टोन करेंगे तो इसमें लिखा है, इसमें स्प्लीन और ऊर्जा के, स्प्लीन एंड स्टमक में ऊर्जा के पतन के कारण जो इंटेस्टाइन की ऊर्जा का पतन हो जाता है उसमें इंप्रूवमेंट होने लगेगा, इन पॉइंट को अगर हम टोन करें। इस तरह से इसमें हमें ये रुकावट जो कॉन्ट्रावेक्शन था उसका हमें इन सब चीजों का ट्रीटमेंट इसमें मिला। अब है की रुकावट एवं ब्लड की रुकावट। हमने की रुकावट एवं ब्लड की रुकावट की तुलना इसमें देखा है कि किस तरह से की रुकावट होगी तो क्या होगा, और जब ब्लड की रुकावट होगी तो क्या होगा। तो फेस पर जैसे जब हमें लक्षण मिलेंगे तो जो फेस पर आएगा उसमें की रुकावट से कोई परिवर्तन नहीं आएगा इसमें, पर ब्लड की रुकावट होगी तो काला या नीला, मतलब डार्क ब्लशिंग ब्लूइश और इस तरह का हमें कलर मिलने लगेगा चेहरे का। जीभ में क्या चेंज आएगा? थोड़ा जो की रुकावट होगी तो थोड़ा सा बैंगनी कलर हो जाएगा, पर अगर ब्लड की रुकावट होगी तो बैंगनी रंग की तथा बैंगनी रंग के धब्बे आने लगेंगे, पर्पल विद पर्पल स्पॉट, मतलब दोनों आएंगे, पर्पल कलर भी हो जाएगा और पर्पल स्पॉट भी आएंगे। तो समझना चाहिए हमें ब्लड की रुकावट हो रही है, स्टेसिस ऑफ ब्लड हो रहा है। स्किन पर क्या चेंजेस आएंगे? स्किन पर कोई चेंज नहीं आएगा, पर बैंगनी रंग के जब अगर ब्लड में रुकावट होगी, स्टेसिस ऑफ ब्लड होगा, तो बैंगनी रंग के छाले व धब्बे और वो नीला पड़ना, जैसे अपन जब कभी कभी देखते हैं कि स्किन पर बिना बात ही नीले नीले धब्बे धब्बे से आ जाते हैं, उस तरह की प्रॉब्लम आने लगेगी। अब आता है दर्द में क्या आएगा? कम दर्द होगा, अगर की में रुकावट है तो कम दर्द होगा बॉडी में, पर अगर ब्लड की रुकावट है तो ज्यादा दर्द होगा उसके अंदर। आफरा आएगा, ज्यादा आफरा आएगा इसमें, और जब ब्लड की रुकावट होगी तो कम आएगा, थोड़ा थोड़ा फील होगा उसमें अगर ब्लड की रुकावट है तो। अब दर्द का स्थान, अगर की रुकावट है तो मूविंग पेन होगा उसके अंदर, पर अगर ब्लड की रुकावट है तो एक जगह फिक्स पेन होगा उसमें। दर्द का प्रकार होगा, कौन कौन से किस तरह के? आफरा का दर्द होगा और भरापन लगने लगा, डिस्टेंशन ऑफ पेन एंड फीलिंग ऑफ फुलनेस, इस तरह की हमें उसमें जो की रुकावट है हमें इस तरह की लगने लगेगी। पर अगर ब्लड की रुकावट है, स्टेसिस ऑफ ब्लड है, तो बहुत तेज दर्द होगा, जैसे छुरा भौंकने की तरह का दर्द होता है, हमें उस तरह का हमें पेन मिलेगा। अब पेट में गांठें बनना, अगर की रुकावट है तो वो प्रकट होंगी, कभी दिखेंगी और कभी वो गायब हो जाएंगी, पर अगर ब्लड की रुकावट है तो एक स्थान पर गांठ बन जाएगी और वो हमें दिखेगी। वो नब्ज का है, थोड़ी तार से बंधी हुई लगना, स्लाइटली वाइडी पल्स मिलेगी, पर ब्लड की रुकावट है तो हमें एक मजबूत पल्स मिलेगी वहां पर। तो हम इस तरह से, एक मिनट सर, ओके,
तो हमें इस तरह के डिफरेंसेस हम कर सकते हैं कि की रुकावट है या ब्लड की रुकावट है। इन सब चीजों के लक्षणों को देख करके हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि की रुकावट और ब्लड की रुकावट में क्या डिफरेंस है। आगे चैप्टर यहीं खत्म होता है, और अब किसी को कोई इससे रिलेटेड कोई दिक्कत है, कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। जी मैडम नमस्कार। हाँ, मैं थैंक यू। आज थोड़ी देर से एंट्री ले सका हूँ, माफी चाहता हूँ। मैं कोई बात एक जिज्ञासा थी, आपने अभी बताया था किडनी की जो एनर्जी है वो ऊपर से नीचे नहीं आ पाती। हाँ हाँ अगर हाँ उस कंडीशन की आपने बात की, जी। और इंटेस्टाइन की भी आपने बात की। मैडम मैं पूछना चाहता था कि किडनी का जो K1 है वो पाँव से शुरू होता है, तो हाँ, मेरिडियन का नीचे से ऊपर को ट्रेवल करता है। ये थोड़ा समझ नहीं पाया मैं कि किडनी की एनर्जी ऊपर से नीचे को कैसे है। ऊपर से नीचे इस तरह की, जब वो जो लंग्स है, लंग्स की ऊर्जा जब नीचे की ओर आती है, तो जो लंग्स की ऊर्जा जब नीचे को किडनी को आती है, तो किडनी उसको थोड़ी देर होल्ड करके जब वो उसको ऊपर की तरफ भेजती है। तो ओके जो सांस लेने में हमको जो हेल्प होती है वो उसी कारण से होती है। तो वो वाली जब ऊर्जा में प्रॉब्लम आती है तो ये उसके बारे में दिया हुआ है। अच्छा, इनहेलेशन में आप बात कर रहे हैं? हाँ, इनहिलेशन में ओके ओके, सांस ठीक है। छोड़ने में लंग्स हेल्प करते हैं, और लंग्स की वजह से, मतलब सांस छोड़ने में लंग्स, हम और लोग किडनी लेने, सांस लेने में हम किडनी लोग हेल्प को करती है। ध्यान देना होगा। हम लोग मेरिडियन की बात कर रहे हैं, हम लोग मेरिडियन की बात नहीं कर रहे हैं। ये फंक्शनल की बात है। जो तमाम, देखिए एक मेरिडियन है, उसका डायरेक्शन नीचे से ऊपर है या ऊपर से नीचे है, इसकी कोई बात यहाँ पर, इसकी चर्चा नहीं है। यहाँ राइट, पर ये है कि जो सारे ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं, ये उस एनर्जी फंक्शनल की बात हो रही है कि जब ओके ऊपर से वो उसने ऊर्जा दिया, कि क्या करती है किडनी, क्या करती है, किडनी नीचे है, तो किडनी क्या करती है, उस ऊर्जा को रोकती है, यानी उसमें से कुछ लेती होगी, अपने काम जी, करके लेती है, फिर उस ऊर्जा को वापस भेज देती है। अब ये जो काम राइट, करके लेती है, इस ऊर्जा इसको उसके नीचे यूबी है, मतलब वो बनाती है, तो यूबी को ऊर्जा यही देती है, मतलब यूरिनरी ब्लैडर को भी ऊर्जा यही देगी, किडनी देगी। और ये दोनों बनाने के उसमें यूरिन बनाने में मदद करेंगे। तो अल्टीमेटली वो इसीलिए कहा गया कि किडनी की ऊर्जा भी नीचे जाती है, ये फंक्शन है उसका। तो सर जो की है वो ब्लैडर को डायरेक्टली नहीं मिलती, किडनी के जरिए से ही मिलती है? हाँ, यही यही कह रहे हैं, वो ऊपर से आई, और वो क्योंकि किडनी का वो पार्ट है ना, क्योंकि वो दोनों हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में है ना, पेयर ऑर्गन है, तो पेयर ऑर्गन को पहले किडनी एक्सेप्ट करती है, फिर किडनी से ऊर्जा मिलती है। ये आपको चैप्टर में आगे, इसी चैप्टर में ही, जहाँ किडनी के चैप्टर में, वहां आपको पढ़ने को मिल जाएगा। वेरी राइट सर, थैंक यू जी, थैंक यू सर। नमस्कार सर, नमस्कार मैम। नमस्ते। मेरी कल भी एक रिक्वेस्ट थी कि हमारे पास अभी बुक नहीं है, तो आप जो पढ़ा रहे हैं इसका यदि पीडीएफ शेयर कर दिया करें तो प्लीज हमें उसकी काफी हेल्प रहेगी। नहीं मैम, ऐसा है ना, पीडीएफ हम लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, हम लोग बता रहे हैं, सारी चीजें बता रहे हैं। किताबें आपके पास हों, किताबें आप रखिए, किताब आप मंगा लीजिए जल्दी से, और हम कोई चीज पर्टिकुलर कोई इंफॉर्मेशन उसकी चाहिए, वो हम लोग भले दे सकते हैं, ठीक है। जी जी इतना एक्स्ट्रा वर्क हम लोग, देखिए हमने बार बार कहा, हम बार बार कह रहे हैं, हमारे पास बहुत, ऐसा मत सोचिए कि हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें हमारे पास 4 लोग बैठे हुए हैं, हम पीडीएफ बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम ही लोग सर इसको, 2-3 दिन में बुक्स आ जाती है वहां से, ऐसी कोई बात भी नहीं है। नहीं, वैसे भी क्या है कि वो सारी बुक हो जाएगी, एक्चुअली हम पूरी बुक को ही हम लोग रीड करते हैं, राइट राइट जी, राइट। है ना, तो पूरी ओके, बुक को ठीक हम है, सेंड नहीं कर सकते, राइट, ठीक है, इट्स ठीक है ना। ओके। जी तो बुक लेने में ही आपको फायदा है, बिकॉज ऑफ ये, मतलब डिटेल इतनी ज्यादा है ना कि हम बुक पढ़ेंगे तो ही हमें पूरी नॉलेज मिल पाएगी इस चीज से। आप जैसे ठीक कहिए, है, हमने इट्स कहा ओके। चीजें जो जैसे डलवाना, जैसे पिछली बार अभी ग्रुप में डाला गया है, वो कल आपने किसी ने कहा था, तो हम लोगों ने आरती मैडम से डलवा दिया था कि वो जो उसके अलग अलग एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, तो उनका भी पीडीएफ मिला होगा शायद आप लोगों को। जी जी जी, एक्स्ट्रा बेसिल का डाला हुआ है वो। हाँ, लेकिन जो अभी हमें पढ़ाया जा रहा था इसका मांगा गया था, एक्स्ट्रा वैसे बेसिल मैं का डला है कौन सा? जो ग्रुप में डला है ना, एक्स्ट्रा बेसिल का डला है, जी जी, जबकि किडनी का मांगा गया था। चलो किडनी पॉसिबल का होगा और तो जो मैं आप भेज पढ़ा नहीं रहे हैं दूंगी। ना,
नहीं वो दूसरी बात। मैं दे देती हूँ मैम, किडनी का अगर आपके पास नहीं है तो मैं दे देती हूँ आपको सारे। एक चीज वो मांगी गई थी, जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे उनका पीडीएफ मांगा गया था, पीडीएफ में सब गया है। और जो ठीक है, जैसे मान लो किडनी का अगर आपको मैम चाहिए तो आप वो मुझे हम ग्रुप में डाल देंगे, हाई किस कर ग्रुप में दीजिए, मैं डालेंगे? कोशिश करूंगी सेंड करने की। नहीं जी मैडम, जो किडनी वो कह रही थी अश्वती जी कि जो किडनी वाला है तो किडनी के किडनी की किडनी यंग किडनी इन और किडनी इसेंस, उसके क्यों प्रोटोकॉल जो है वो फोटो हाँ वो सेंड कर देंगे। नहीं फोटो करिएगा आप, उसे उतना ही पार्ट फोटो करके भेज दीजिएगा, जी क्योंकि जी गलती ना हो कि मतलब कहीं एक पॉइंट गलत हो जाए तो एक्सप्लेनेशन फिर जाए। ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल जी हम सर। लोग कर देंगे, वो ग्रुप में डालिए, हमको दीजिएगा तो ग्रुप में डालेंगे, जी जी सर। ओरिजिनल ग्रुप में डाल देंगे, ओरिजिनल ग्रुप में डाल देंगे सो दैट कि सबको मिल जाए। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। और ओके वेलकम। नमस्कार जी, थैंक्स। कौन सी किताब से? ये टिटाइस 7। ओके, जो सेमेस्टर 2 के है वो टिटाइस 7 पे हम लोग कर रहे हैं, और जो सेमेस्टर 1 का है वो टिटाइस 1 पे हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, ओके। ठीक है ना, और इन टिटाइस दोनों- ये वाला जो की से रिलेटेड है चैप्टर 5 है टिटाइस 7 का। जी, मैं देखूंगी, मेरे पास है। और दोनों के बिल्कुल। बीच की कड़ी है टिटाइस 2। टिटाइट 2 इलाहाबाद की तो नहीं है, पर वही सेम कॉपी दूसरे की है, राकेश शर्मा की। कोई बात नहीं। ये वही और जिसको और अध्ययन करना हो, मैं सबको बता रहा हूँ, और जिसको और अध्ययन करना हो वो टिटाइस 7 के बाद टिटाइस 16 अध्ययन कर ले। 16 भी है मेरे पास। हाँ, तो अध्ययन करिए, अध्ययन जी। करिए। तो हम लोग देखिए, अनीता मैम ने की से संबंधित रोगों के प्रकार बताए। अल्टीमेटली हम लोगों को ध्यान क्या देना है, पहले हम लोगों को डायग्नोसिस करने के लिए ध्यान देना है कि लक्षण क्या है। अगर हम लोग लक्षण पकड़ लिए, और देखिए पूरे उसमें ऐसा मत सोचिए कि 10 लक्षण दिखाई पड़ेंगे, 2-3 लक्षण मेन होते हैं, अगर वो आपने पकड़ लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये डिजीज किस नेचर की है। और वो नेचर में अगर आप उसके सारे पॉइंट्स न लगाकर, केवल अगर मान लीजिए 6 पॉइंट है, आप 4-5 पॉइंट भी लगा देंगे तो आपको लाभ तो मिलना तय है, और 6 लगा देंगे तो जल्दी लाभ मिलेगा। तो सबका नेचर समझते जाइए। ये फंक्शनल की बात करना शुरू कर दिए हैं। अब हम लोग केवल मेरिडियंस में नहीं चल रहे हैं, हम लोग हर ऑर्गन के फंक्शंस क्या हैं, वो कैसे काम करते हैं, उनकी ऊर्जा कहाँ से जाती है, ऊपर नीचे कहाँ जाती है, ये हम लोग कर रहे हैं। और जब मेरिडियन की बात करेंगे तो मेरिडियन का डायरेक्शन अपना अलग है। तो हम लोग इस वीडियो को शेयर करें। खेमका सर के सपनों को पूरा करने के लिए हमको जरूरी है कि हम खुद अपना ज्ञान बढ़ाएं। दोनों ज्ञान, थ्योरी आधारभूत है, जिसके आधार पर हम लोग तय करते हैं कि रोग क्या है, लक्षणों के आधार पर। तो वो लक्षण जो है थ्योरी से पता चलता है। और जब हम प्रैक्टिकल करने लगते हैं, यानी प्रैक्टिकल हमारा वो पॉइंट कि हम CV6 कहाँ पर है, इसको हमको जानकारी होनी चाहिए, और ये प्रैक्टिकल ज्ञान है। तो हम लोग दोनों कोशिश कर रहे हैं कि प्रैक्टिकल भी आपको पढ़ाएं, और हम लोग दिसंबर से हम लोग लगातार प्रयासरत हैं कि आपको प्रैक्टिकल खूब कराए जाए, और आप लोग आयुर्वेदिक, चाइनीज सारे प्रैक्टिकल को समझ जाएं, सारे बिंदुओं को समझ जाएं, और एप्लीकेशन करना ठीक समझ जाएं। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि पहले आपको थ्योरी जाननी होगी। तो अब आप थ्योरी जानिए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए, शेयर करिए, दूसरों से ज्ञान प्राप्त करिए, दूसरों को ज्ञान दीजिए। जो आपके पास हो आप उसको दीजिए, जो उसके पास हो रोकिए नहीं तो रोकने पर पानी जैसे काला हो जाता है, नीला भी अगर होगा तो काला हो जाता है, वैसे ही कोई ऊर्जा आपके पास होगी, वो ऊर्जा खत्म होने लगेगी, ब्लैकिश होने लगेगी, रुकने लगेगी, स्टेग्नेशन होने लगेगा, कंट्रावेक्शन होने लगेगा। इसलिए ऊर्जा को रोकिए नहीं, और तब हम लोग खेमका सर के सपनों को पूरा करेंगे। ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ 2 मिनट का विश्राम। थैंक यू सर, थैंक यू नमस्ते मैडम। सभी को। थैंक यू मैडम, थैंक यू सर। बहुत धन्यवाद। सभी को प्रणाम। थैंक यू मैडम।